जय हिंद साथियों, MPITITU एग्जाम 2026 के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से संबंधित हम यहाँ पर कोर्स अवेलेबल करा रहे हैं। हमारे सभी कोर्स से जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और आप PDF के लिए भी आप इस नंबर पर हमको मैसेज कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इसमें मॉड्यूल सेकेंड जो है AC और इलेक्ट्रिकल केबल की मूल बातें और सिंगल ट्रांजिस्टर, ये सेकेंड चैप्टर के अंतर्गत दिया गया है। और पहला चैप्टर है बेसिक वर्कशॉप सेफ्टी, जिसमें कि हमने MCQ हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। बेसिक वर्कशॉप सेफ्टी के अंतर्गत जो बातें हैं हमें आपको बताएंगे क्या क्या इसमें करना है। सबसे पहले तो इसमें इस चैप्टर में इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी एंड प्रिकॉशन क्या रखने हैं, PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में। फर्स्ट एड, जब भी हम कहीं वर्कशॉप में काम करते हैं तो फर्स्ट एड हमको प्राथमिक, यदि कोई भी हजार्ड या दुर्घटना हो जाती है तो प्राथमिक चिकित्सा क्या रखें। फिर फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में हमको देखना है। फिर बेसिक हैंड टूल्स इसमें दिए गए हैं। तो फिर लास्ट में हमको फिटिंग एंड सीट मेटल वर्क पहले चैप्टर में, इससे संबंधित MCQ आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिलेगी। आज हम जो जानकारी देखेंगे बेसिक ऑफ AC करंट की सभी बेसिक जानकारी और साथ में DC करंट के बारे में भी, और इसके अलावा फेज प्रणाली भी होती है इसमें। फेज प्रणाली से क्या होता है, जैसे ही फेज हम बढ़ा देते हैं तो जो आउटपुट पावर है या आउटपुट शक्ति है वो भी बढ़ जाती है। तो ये सभी चीज़ें देखेंगे। जितने भी देश हैं, चाहे भारत हो या अन्य देश, सभी में जो AC करंट, अल्टरनेटिंग करंट का प्रयोग किया जाता है, जिसको कि प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक से जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? विद्युत धारा किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन या आवेश के प्रवाह होने की दर विद्युत धारा कहलाती है। जैसे कोई चालक, इसमें इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होना या इलेक्ट्रॉन को ही आवेश हम बोल दें तो आवेश के प्रवाह होने की दर विद्युत धारा कहलाती है। इसको I से हम दर्शाते हैं और इसका जो मात्रक एम्पियर होता है। ये सभी बातें सबसे पहले हमने क्या बताया, विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा क्या होती है। तो विद्युत धारा जैसे कोई भी चालक है, उसमें इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर या आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। इसका जो प्रतीक है वह I है और इसका जो मात्रक एम्पियर, मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा की जो चाल है प्रकाश की चाल के बराबर होती है। जैसे प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सेम यही प्रश्न भी बन सकता है कि विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है या नहीं। तो विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है और प्रकाश की चाल प्रति मीटर 1 सेकंड में कितने मीटर, इसकी चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। विद्युत धारा का प्रवाह धन दिशा से ऋण दिशा की है। तो याद रखिए, विद्युत धारा जैसे इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो है इलेक्ट्रॉनों का, तो विद्युत धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत होती है। यह भी महत्वपूर्ण याद रखिए, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब इससे संबंधित कुछ पद हैं विद्युत धारा से, जैसे कि होता है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है? दूसरा है विभव क्या होता है? एक और पद हमको मिलेगा विभवांतर। विभवांतर और कुछ और पद हैं जैसे कि प्रतिरोध। ये सभी पद बेसिक टर्म है, इनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत आवेश की। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश पदार्थ का वह भौतिक गुण है जो विद्युत क्षेत्र के साथ पदार्थों में उसके प्रभावों के परिणाम को निर्धारित करता है। तो इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इसको Q से दर्शाते हैं। इसमें एक समान आवेश जो होते हैं एक दूसरे से जो दूर जाते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, और जो एक समान नहीं होते तो एक दूसरे के पास आते हैं। एक जो आवेश हैं दो प्रकार के हमको तो आवेश, एक समान आवेश होंगे जो आपस में एक दूसरे से दूर जाएंगे, और जो अलग अलग आवेश है धन और ऋण जैसे आवेश, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब इसमें एक विभव, पोटेंशियल। विभव क्या होता है, एक I आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु को विभव कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं किसी वस्तु का वैद्युत स्तर जिससे निर्देशित होता है कि विद्युत धारा वस्तु से पृथ्वी की ओर अथवा पृथ्वी से वस्तु की ओर प्रभावित होगी, उस वस्तु का विभव कहते हैं। धारा प्रवाह की दिशा के अनुसार यह धनात्मक अथवा ऋणात्मक होता है। विभव जो है यह धारा प्रवाह की दिशा के अनुसार धनात्मक अथवा ऋणात्मक होता है। जब विद्युत धारा वस्तु से पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है तो यह वस्तु का विभव धनात्मक होता है, और जब विद्युत धारा पृथ्वी से वस्तु की ओर प्रवाहित होती है तो यह ऋणात्मक होता है। अभी बात है टर्म विभवांतर, पोटेंशियल। विभव को पोटेंशियल होते हैं जबकि विभवांतर को पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह उसके सिरों के विभव होता है। ये जैसे उसके सिरों में, जैसे कोई चालक है में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों के विभवों में कुछ अंतर उत्पन्न होता है, जिसे विभवांतर कहते हैं। जैसे ये है पॉइंट V1 और V2 दोनों का, इनका जो अंतर है दोनों सिरों का, यह विभवांतर कहलाता है। विभवांतर का प्रतीक भी है और इसका मात्रक वोल्ट। तो एक और टर्म आती है प्रतिरोध। प्रतिरोध
प्रतिरोध क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, प्रतिरोध का सीधा सा मतलब है रुकावट। किसी पदार्थ को वह गुण जिसके कारण विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह, इलेक्ट्रॉन प्रवाह के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता प्रतिरोध कहलाता है। इसे आर से दर्शाते हैं। इसकी जो इकाई है ओम, इसकी इकाई है ओम, और इसकी जो और बड़ी इकाई है किलो ओम हो जाता है, मेगा ओम। देखिए इसके जो प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध जो है यदि हम देखें तो इसको रो प्रतिरोध जो है एल/, लंबाई और उसके ये क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है, तो लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध जो है बढ़ेगा, और क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। मतलब प्रतिरोध लंबाई के डायरेक्टली जो है समानुपाती है, और प्रतिरोध जो है क्षेत्रफल होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती है। यह मतलब किसी भी चालक की आप यदि लंबाई बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ेगा, किसी चालक का क्षेत्रफल आप हटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और क्षेत्रफल बढ़ाएंगे प्रतिरोध कम होगा। और यह चालक के तापमान पर भी निर्भर करता है। और एक और फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, रो L/A, यह भी जनरली यूज करते हैं। अब आता है धारा के प्रकार। धारा के प्रकार, तो धारा दो प्रकार की हमको जनरली, जो भी एक होती है AC और एक है DC धारा। AC को अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, AC अल्टरनेटिंग करंट, और DC जो है डायरेक्ट करंट। इनसे भी बहुत प्रश्न हमको पहचानना है। प्रत्यावर्ती धारा सबसे पहले AC की बात करते हैं, तो वह विद्युत धारा जिसका मान एवं प्रवाह दिशा एवं निश्चित दर पर परिवर्तित होती रहती है। धारा ऐसी धारा जिसका मान और प्रवाह दिशा एक निश्चित दर पर परिवर्तित होती रहती है। AC मतलब ऐसी धारा जो फिक्स न रहे, अल्टरनेटिव बदलती है, हर अंतराल पर हर समय पर बदलती है, वह AC कहलाती है। ठीक, तो इसमें AC में आपको साइन वेव भी मिलेगी, ठीक है, ट्रायंगुलर वेव भी और स्क्वायर वेव भी, अलग अलग प्रकार की होती है साइन वेव, स्क्वायर वेव। ठीक है, एक है शॉर्टूथ वेव, पिछली बार एग्जाम में आया था कि CRO में या सबसे बेसिक जो है अल्टरनेटिव करंट का प्रकार कौन सा होता है, तो शॉर्टूथ वेव। प्रत्येक अवस्था में इसकी प्रवाह दिशा एक निश्चित दर पर परिवर्तित होती है, अल्टरनेटर, ऑसिलेटर आदि द्वारा। जो जैसे अल्टरनेटर होता है, और अल्टरनेटर हुआ, ऑसिलेटर हुआ, उत्पन्न होती है तो धारा वही AC होती है। इसका उपयोग प्रकाश व्यवस्था उपकरण, यंत्रों तथा मशीनों के, जितनी भी बड़ी मशीनें हैं उनको चलाने में, हमारे घरों में जो बिजली के खंभों से सप्लाई जाती है वो AC। अब बात करते हैं DC। तो DC यानी डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट, DC करंट, डायरेक्ट करंट जिसका मान व प्रवाह दिशा नियत है, वह दिष्ट धारा या DC कहलाती है। कई प्रकार की होती है, शुद्ध, परिवर्तनीय, पल्सेटिंग आदि, परंतु इसकी दिशा जो है परिवर्तित नहीं होती। जैसे सेल, बैटरी, डायनामो, जनित्र आदि द्वारा उत्पन्न की जाने वाली धारा DC होती है। इसका उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी विद्युत लेपन, धातु शोधन, बैटरी चार्जिंग, आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों आदि के प्रचालन में की जाती है। इसको हम यदि दर्शाएं तो ये फिक्स रहती है, जबकि AC को हमने दर्शाया ऐसे बदलती रहती है। अब इसमें यदि देखें तो DC और AC में अंतर यदि देखा जाए तो बहुत से प्रश्न भी कई बार बन जाता है। तो देखिए इनका हमने वेव फॉर्म के रूप में बता दिया आपको। ठीक, जो AC होती है उसकी वेव फॉर्म इस तरह से परिवर्तनीय, और DC जो होती है वह फिक्स रहती है। आवृत्ति की बात करें तो वे उस पूरे उसमें यूनिवर्सल आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, और इसकी आवृत्ति जो होती है 0 होती है। दिशा, जब यह परिपथ में प्रवाहित होती है AC, तो अपनी दिशा निरंतर परिवर्तित करती है, इसकी दिशा निरंतर परिवर्तित रहेगी, तो यह परिपथ में केवल एक ही दिशा में DC रहती है। इसमें धारा का परिणाम जैसे 240 वोल्ट आता है, 230 तो धारा का मान समय के साथ परिवर्तित रहता है। तो इसमें धारा का परिणाम जैसे हमने किसी भी उसमें 12 वोल्ट की बैटरी लगाई तो इसका मान 12 वोल्ट है। इसके स्रोत की बात करें AC की, तो AC जनरेटर तथा मेन सप्लाई होगी खंभों से आती है रेलवे लाइन से। इसका स्रोत है सेल और बैटरी DC। पावर फैक्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट, AC का पावर फैक्टर 0 से 1 के बीच होता है। AC का पावर फैक्टर 0 से, और DC का पावर फैक्टर हमेशा 1 होता है। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह इसमें अपनी दिशा बदलते रहते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। यदि पावर की बात करें तो इसकी पावर होती है VI, जबकि इसकी पावर जो होती है VI इंटू कॉस I। इसके प्रकार है, साइनोसोडियल भी हो सकती है, त्रिभुजाकार भी हो सकती है, और वर्गाकार भी हो सकती है AC, जबकि यह शुद्ध रूप से तथा पल्सेटिंग सीधे डायरेक्ट करंट होती है। इसका ट्रांसफार्मर का प्रयोग के कारण AC का ट्रांसमिशन तथा वितरण, AC का ट्रांसमिशन तथा वितरण सरलता से किया जा सकता है, जबकि इसमें ट्रांसफार्मर या DC का वितरण नहीं कर सकते हम। ये केवल घरेलू मतलब एक स्थिर जगह पर इसका उपयोग होता है, क्योंकि बैटरी से ही इसको ज़्यादातर वितरित किया जाता है। और जैसे AC संबंधित कुछ पद हैं, जैसे कि साइन वेव हुई, ठीक, साइन वेव, तो ये साइन वेव में ये इस तरह से जो है गमन करती है, तो एक आवृत्ति
आवृत्ति है, तो एसी की आवृत्ति हमने बता दी कि वो है 50 हर्ट्ज निश्चित है, यूनिवर्सल है। ठीक है, इसके जो है साइकिल है, जैसे कि ये साइकिल, ये पॉजिटिव साइकिल, ये नेगेटिव, तो ये साइकिल के रूप में इस तरह से विचरण करती है। इसको फेज भी बोलते हैं, 0 डिग्री या फिर 1 से 180 डिग्री। एक पूरा साइकिल जो होता है यहाँ से यहाँ है। ठीक, तो ये साइकिल 180 और फिर ये 180, इस तरह से 0 से 100 पूरा साइकिल पूर्ण होने पर ये 360 डिग्री कहलाता है। समय अंतराल भी होता है इसमें। समय अंतराल को हम 1/आवृत्ति के उससे दर्शाते हैं। जो समय अंतराल है आवृत्ति का विलोमानुपाती होता है। इसमें एम्पलीट्यूड भी मिलेगा हमको, इसी में एम्पलीट्यूड प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा गुरुत्वाकर्षण का धनात्मक ऋण दिशा में अधिकतम मान उसका जो है एम्पलीट्यूड कहलाता है। इंस्टाटेनियस वैल्यू भी रहती है इसमें, पीक वैल्यू भी रहती है। ठीक, और इसका एक रूट मीन स्क्वायर वैल्यू RMS वैल्यू भी होती है इसी की। ठीक, एवरेज वैल्यू भी इसका एक पीक फैक्टर और रेस्ट फैक्टर होता है। और फिर एक फेज भी है इसमें, फेज दो एसी घटकों के मध्य सापेक्ष स्थिति फेज कहलाती है। दो एसी घटकों के मध्य सापेक्ष स्थिति फेज कहलाती है। फेज सामान्यतः धारा तथा वोल्टेज के मध्य तुलना को दर्शाता है। इसमें धारा तथा वोल्टेज के दो घटक होते हैं, एक होता है इन फेज, और जबकि दूसरा होता है आउट ऑफ फेज। इन फेज में क्या होता है, जब दो प्रत्यावर्ती राशियां जैसे विद्युत धारा एवं वोल्टेज साथ साथ बढ़ती घटती हुई एक ही समय अपने शिखर मान पर पहुंचती है, तो ये इन फेज राशियां कहलाती हैं। जैसे ये वोल्टेज है, करंट है, एक साथ ही बढ़ती है और अपने अधिकतम मान तक पहुंचती है, तो ये इन फेज राशियां कहलाती हैं। इन फेज राशियों के मध्य विद्युतीय कोण है वो शून्य होता है। आउट ऑफ फेज जब दो प्रत्यावर्ती राशियां विद्युत धारा एवं वोल्टेज साथ साथ बढ़ती घटती हुई कुछ अंशों के अंतर पर 0 डिग्री पर पहुंचती है, तो आउट ऑफ फेज कहलाती है। यदि दो प्रत्यावर्ती राशियों के बीच 90 डिग्री का फेज अंतर है, तो ये क्वाड्रेचर राशियां कहलाती हैं। इसमें यह प्रश्न बन सकता है क्वाड्रेचर राशियां क्या है, जब दो राशियों के बीच 90 डिग्री का फेज अंतर होता है, फेज डिफरेंस, तो क्वाड्रेचर राशियां कहलाती हैं। एक फेज डिफरेंस भी होता है प्रत्यावर्ती राशियों द्वारा अलग अलग समय पर शून्य से अधिकतम अथवा न्यूनतम मान प्राप्त करने पर उनके मध्य अंतराल समय अंतराल कालांतर इसे पाई से दर्शाते हैं। एक फेज डिफरेंस को पाई से दर्शाते हैं। ये पाई कालांतर क्या कहलाता है, जब प्रत्यावर्ती राशियों द्वारा अलग अलग समय पर शून्य से अधिकतम अथवा न्यूनतम, ठीक है, फेज डिफरेंस मतलब शून्य से शुरू हुई और 180 डिग्री या फिर 10 डिग्री या 90 डिग्री जहाँ पर भी शून्य से अधिकतम या न्यूनतम मान प्राप्त करने पर उनके मध्य जो समय अंतराल है कालांतर या फेज डिफरेंस कहलाता है पाई से। इसमें एक टर्म आएगी लीडिंग या लैगिंग राशियां। तो वह प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरी प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा पहले अपना शिखर मान पर पहुंचे, लीडिंग कहलाता। लीडिंग मतलब आगे की ओर चली। और आउट ऑफ फेज ग्राफ में पूर्णतः लीडिंग राशि है। इसी प्रकार वह प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरी प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा बाद में अपने शिखर मान पर पहुंचे, लैगिंग राशि कहलाती है। ठीक, तो ये आउट ऑफ फेज में। अब ये एक टर्म है फेज प्रणाली, हमने सुना था फेज प्रणाली, सिंगल फेज और थ्री फेज, इससे भी प्रश्न बन जाते हैं, सिंगल फेज और थ्री फेज। तो फेज प्रणाली क्या होती है, एसी सप्लाई को सुचारू रूप में अपनी आवश्यकता के अनुरूप प्रयोग करने के लिए फेज प्रणाली की व्यवस्था की गई। इसमें सदैव एक न्यूट्रल तार का प्रयोग किया जाता है तथा फेजों की संख्या के आधार पर विभिन्न प्रकार की फेज प्रणालियों को वर्गीकृत किया। विद्युत उपकरणों को सप्लाई देने की दो प्रकार की फेज प्रणाली उपयोग की जाती है। तो यह प्रश्न दिया जा सकता है कि फेज प्रणाली कितने प्रकार की होती है। फेज प्रणाली सिंगल और थ्री फेज दो प्रकार की। सबसे पहले यदि बात करें सिंगल फेज की, सिंगल फेज प्रणाली, तो सिंगल फेज में केवल दो तारों की आवश्यकता होती है। इसमें एक तार को फेज तथा दूसरे तार को, एक होता है फेज और एक न्यूट्रल, दो तारों की। एसी सिंगल फेज सप्लाई में एक सेकंड 50 चक्र पूर्ण होते हैं। एक चक्र में एसी सिंगल फेज सप्लाई में एक सेकंड में 50 चक्र पूर्ण होते हैं। ठीक, तो ये ध्यान में रखना है। पॉलीफेज सिस्टम क्या होता है, जैसे पॉलीफेज और थ्री फेज प्रणाली, यदि अल्टरनेटर के आर्मेचर में किसी भी विद्युत परिपथ में अत्यधिक फेज प्रयोग की जाती है तो पॉलीफेज सिस्टम कहलाता है। दो फेज, तीन फेज प्रणाली का प्रयोग अधिकतर किया जाता है, अन्य से बेहतर है। इस प्रणाली में तीन कॉइल होते हैं, दूसरे से 120 डिग्री के अंतर पर होती है। इन कॉइल पर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित होता है जिससे इन पर विद्युत विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इस प्रणाली में प्रत्येक कॉइल का एक टर्मिनल एक बिंदु पर जोड़ा जाता है, एक टर्मिनल एक बिंदु पर जोड़ा जाता है जिसे न्यूट्रल कहते हैं। इन फेजों में किसी एक फेज तथा न्यूट्रल के बीच वोल्टेज फेज वोल्टेज कहलाता है तथा दो फेज में प्रवाहित होने वाली लाइन वोल्टेज कहलाती है। तीन फेज थ्री फेज से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे फेज वोल्टेज होता है, ठीक, एक आपको मिलेगा लाइन वोल्टेज, ठीक है, एक मिलेगा फेज करंट, ठीक, लाइन करंट, फेज पावर, टोटल पावर, बैलेंस लोड और अनबैलेंस लोड पॉइंट है। फेज थ्री फेज प्रणाली में क्या क्या पॉइंट है, एक होगा फेज वोल्टेज, फिर दूसरा एक मिलेगा लाइन वोल्टेज, फिर फेज करंट मिलेगा हमको, लाइन करंट, फिर पावर, फेज पावर मिलेगी,
फिर टोटल पावर में एक बैलेंस लोड मिलेगा और अनबैलेंस लोड मिलेगा। की बार यह प्रश्न दिया था 1 एम्पीयर को परिभाषित करें। ठीक है, ऐसा प्रश्न भी बन सकता है यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में, ठीक 1 एम्पीयर क्या होता है, यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 6.25 इंटू 10⁻18 ऐसे प्रश्न बने। 1 एम्पीयर क्या होता है, यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हो तो बहने वाली धारा 1 एम्पीयर। 1 सेकंड में यदि किसी परिपथ में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन यदि प्रवाहित हो वह धारा क्या होगी, 1 एम्पीयर होगी। फिर डीसी द्वारा चुंबक बनाए जा सकते हैं परंतु एसी के द्वारा नहीं। एसी में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा परिवर्तित होती है जिस कारण इसका चुंबकीय प्रवाह जो है सीमित होता है। ठीक है, तो इसलिए एसी द्वारा विद्युत चुंबक नहीं बना। याद रखिएगा विद्युत चुंबक इसके द्वारा नहीं बनाए जा सकते, एसी क्योंकि वह परिवर्तित होती है। कई बार ऐसा प्रश्न भी बनेगा, चालक की लंबाई आधी कर दें और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को 2 गुना कर दें, उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। ठीक है, तो चालक की लंबाई हम क्या कर दें, आधी कर दें L/2, और जबकि ठीक है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को कितना कर दें, ये इतना 2 गुना कर दें, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए ये 2 और ये इसको कर देगा 1/4। ठीक है, तो चालक का प्रतिरोध पूर्ण मान का चौथाई कर जाएगा 1/4 L/A, तो मूल प्रतिरोध होता है L/A है। ठीक, अब हमने लंबाई आधी कर दी और क्षेत्रफल 2 गुना कर दिया, तो अब हो जाएगा L/4 बटे, तो ये L/A तो इसमें भी है 1/4 अलग से यहाँ, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो ये हम आगे भी इसको देखेंगे, थोड़ी पार्ट हम आगे भी कवर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से संबंधित। हमारे कोर्स से जुड़ने के लिए हमसे आप इस नंबर पर संपर्क करें और स्क्रीन में जो दिख रहा है उसमें आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।